नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं कुमार गौरव सर की जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच पॉलिटी की रिवीजन क्लास। इस क्लास में हम पॉलिटी की क्लास नंबर 20 का रिवीजन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पॉलिटी में विविध प्रश्नों यानी कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स का रिवीजन करवाया जाएगा और इसके बाद से आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाएगी और स्टार्ट किया जाएगा ब्रह्मास्त्र बैच में मॉडर्न हिस्ट्री। जो क्लास आपकी बची है उसके लिए परेशान नहीं होना है, आपको क्लास जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी चैनल पर। चलिए देखते हैं, टॉपिक हमारी है आपातकाल यानी इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी का उल्लेख संविधान के भाग 18 में किया गया है और यह आर्टिकल 352 से लेकर के 360 में उल्लेखित है। इमरजेंसी 3 प्रकार से लगाई जा सकती है। पहला है राष्ट्रीय आपात जो कि आर्टिकल 352 में उल्लेखित है, दूसरा है राष्ट्रपति शासन जो कि आर्टिकल 356 में उल्लेखित है और तीसरा है वित्तीय आपात जो आर्टिकल 360 में उल्लेखित है। राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी यह कब और क्यों लगाई जाती है, आइए इसे समझते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेशनल इमरजेंसी का आधार क्या हो सकता है, तो यह 3 आधारों पर मूल संविधान में दिया गया है कि 3 आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। युद्ध होने पर यानी किसी देश से युद्ध होने पर नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। बाह्य आक्रमण होने पर भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है और तीसरा कारण पहले था आंतरिक अशांति जो कि वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान मोरारजी देसाई की जो कि प्रधानमंत्री थे इनके द्वारा संविधान संशोधन करके वर्तमान में अब 3 आधार हैं नेशनल इमरजेंसी लगाए जाने के। पहला आधार है युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। आपको ध्यान देना है, आंतरिक अशांति को चेंज करके अब तीसरा आधार सशस्त्र विद्रोह बनाया गया है। आइए नोट पॉइंट में देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए कैबिनेट की लिखित अनुमति चाहिए, यानी इसके पहले कैबिनेट की लिखित अनुमति अनिवार्य नहीं थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कैबिनेट की लिखित अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। राष्ट्रीय इमरजेंसी यानी आर्टिकल 352 कैबिनेट शब्द का उपयोग संविधान में केवल यहीं पे हुआ है, बाकी और कहीं भी पूरे संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। नेशनल इमरजेंसी की अवधि कितनी हो सकती है, तो अगर संसद 1 माह के भीतर उपस्थित और मतदान के 2/3 बहुमत से अनुमति प्रदान कर दे तो 6 माह तक आपातकाल लागू रहेगा, यानी 6 माह के लिए इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसका अधिकतम समय निश्चित नहीं है, यानी नेशनल इमरजेंसी की कोई अधिकतम समय निश्चित नहीं है, यह 6 माह करके बढ़ाई जा सकती है अनंत काल के समय के लिए। नेशनल इमरजेंसी भारत में कितनी बार लग चुकी है, तो 3 बार लगाई गई है। आइए देखते हैं इसकी अवधि, कारण क्या थे और उस समय राष्ट्रपति कौन था और प्रधानमंत्री कौन था नेशनल इमरजेंसी के दौरान जब भारत में लगाया गया था। तो 1962 से 68 के बीच चीन आक्रमण होने पर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी भारत में। उस समय राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी पाकिस्तान से युद्ध के दौरान, यह 1971 से 77 के बीच लगी थी। राष्ट्रपति थे वीवी गिरी और पीएम थी इंदिरा गांधी। तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1975 से 77 के बीच, इसका कारण था आंतरिक अशांति। राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन तैयब जी और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। नोट पॉइंट में देखते हैं, राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकता है, यानी नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति चाहे तो आज लगा करके उसे कल भी वापस ले सकता है। राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या पड़ता है, आइए समझते हैं। इसका उल्लेख आर्टिकल 358 में किया गया है कि राष्ट्रीय आपात का प्रभाव मौलिक अधिकार पर क्या पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, अगर राष्ट्रीय आपात का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, यानी बोलने की, चुप रहने की इत्यादि जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं आर्टिकल 19 के तहत
वो सभी निलंबित यानी सस्पेंड हो जाएंगे नेशनल इमरजेंसी के दौरान। दूसरा देखते हैं आर्टिकल 359 में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यह आर्टिकल 359 में लिखा गया है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होंगे, यानी सारे अनुच्छेद निलंबित हो सकते हैं लेकिन 20 और 21 निलंबित नहीं होगा। नोट पॉइंट देखते हैं। आपातकाल का मौलिक अधिकारों पर प्रभाव जर्मनी के वाइमर संविधान से ग्रहण किया गया है, यानी कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, यह लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला है लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं दूसरा, राष्ट्रपति शासन क्या होता है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख आर्टिकल 356 में किया गया है, इसे प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्या इस शब्द का उल्लेख यानी राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के अंदर किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा नो, यानी नहीं। राष्ट्रपति शासन शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो फिर किसका उल्लेख हुआ है। तो आर्टिकल 356 का उल्लेख राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए किया गया है। राष्ट्रपति शासन शब्द का उल्लेख पूरे संविधान में नहीं किया गया है, आपको ध्यान देना है। आइए देखते हैं आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 में अंतर क्या है। तो पहला अंतर है राष्ट्रीय आपात। यदि पूरे राष्ट्र में कोई आपातकाल आता है तो राष्ट्रपति आपात यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। यदि राज्य में कोई आपात आता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। दूसरा अंतर है नेशनल इमरजेंसी के 3 आधार होते हैं, जिसे हमने पीछे देखा है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के क्या आधार होंगे। तो राष्ट्रपति शासन का आधार है मुख्य है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी 1 माह में संसद के प्रेजेंट वोटिंग का 2/3 बहुमत पास कराना अनिवार्य है। यदि यह 2/3 बहुमत से पास हो जाती है तो 6 माह के लिए लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन के बारे में देखते हैं। 2 माह के भीतर संसद साधारण बहुमत से पास करेगी तो 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जा सकता है। यह राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर लगाया जाता है। आपको याद रखना है आर्टिकल 356, जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। नेशनल इमरजेंसी की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो इसकी कोई भी अधिकतम अवधि निश्चित नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। आइए देखते हैं कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगा था। उत्तर प्रदेश में कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राजस्थान में 4 बार लग चुका है। मणिपुर में 10 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। सर्वाधिक अवधि तक लगा है पंजाब में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में अभी कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। दिल्ली में लग चुका है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र डेथ लेटर कहा है, जिसका उपयोग केंद्र को बहुत कम यानी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में करना चाहिए, लेकिन कई बार इसका दुरुपयोग होता है केंद्र के तरफ से, क्योंकि यदि स्टेट में केंद्र की सरकार नहीं होती है तो उस पर आरोप लगा करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। SR बम्बई केस देखते हैं, जो कि 1994 का केस है। आर्टिकल 356 का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता ने संविधान का मूल ढांचा बताया है, सुप्रीम कोर्ट के दौरान ये कहा गया। वित्तीय आपात देखते हैं। वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है।
तो वित्तीय आपात का उल्लेख आर्टिकल 360 में किया गया है। वित्तीय आपातकाल के दौरान सभी के वेतन में कटौती किया जा सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या सुप्रीम कोर्ट के CJI हो, सभी के वेतन में कटौती की जा सकती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके वेतन में कटौती होती है या फिर नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर होगा कि सभी के वेतन में कटौती की जा सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान। वित्तीय आपात के आधार क्या होंगे? तो वित्तीय संकट आने पर या वित्तीय साख पर आंच आने पर देश में वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। इसकी अवधि कितनी हो सकती है? तो 2 माह के भीतर संसद साधारण बहुमत द्वारा इसे पास कर सकती है। अधिकतम अवधि इसकी निश्चित नहीं है। अब तक एक बार भी भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन यह अनुच्छेद 82 में उल्लेखित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब तक 4 बार परिसीमन 1952 में, 1962 में, 1972 और 2002 में इसका गठन हो चुका है। चौथे परिसीमन आयोग का गठन जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में हुआ। अगला देखते हैं, सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, यानी परिसीमन या सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। लोकपाल स्वीडन के ओम्बुड्समैन, जिसे कि शिकायत करने वाला के नाम से जानते हैं, से प्रेरित है। उड़ीसा राज्य ने सर्वप्रथम वर्ष 1970 में लोकयुक्त अधिनियम पारित किया था और यह लागू हुआ था 1983 में। आइए बिल देखते हैं। यदि बिल सरकारी विधेयक, बिल 2 प्रकार की होती है, एक होती है सरकारी विधेयक और दूसरी होती है निजी यानी प्राइवेट बिल। याद रखेंगे, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल 2 प्रकार की बिल होती है। पब्लिक बिल, जिसे सरकारी विधेयक के नाम से जानते हैं, यह केवल मंत्री द्वारा पारित करवाई जा सकती है, लेकिन प्राइवेट बिल शेष MP के द्वारा यह पास कराई जाती है। यदि कोई मंत्री बिल या विधेयक पास करवाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहेंगे। यदि कोई MP जो साधारण MP है वो बिल पास कराता है तो उसे प्राइवेट बिल कहते हैं। सरकारी विधेयक केंद्र में लोकपाल के द्वारा पारित करवाई जाती है और राज्य में लोकायुक्त के द्वारा। क्वेश्चन देखते हैं, यदि बीजेपी के MP रवि किशन बिल पारित करवाते हैं तो वो किस प्रकार की बिल होगी? सरकारी बिल होगी या निजी बिल होगी? तो यह निजी बिल होगी, क्योंकि यह केवल सांसद है, ना कि मंत्री। यदि कोई मंत्री पास करवाएगा तब वो सरकारी बिल कहलाएगा। महाराष्ट्र ने सर्वप्रथम वर्ष 1971 में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की, यानी कि उड़ीसा के द्वारा अधिनियम लाया गया था, लेकिन लोकायुक्त संस्था की स्थापना महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। आप याद रखेंगे, एक्ट पारित किया था उड़ीसा ने। अगला पॉइंट है, लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यह इसका कार्यकाल होता है। लोकपाल का प्रथम अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष चुने गए थे। एक्टिंग चेयरपर्सन जे प्रदीप कुमार मोहंती हैं। अगला है, लोकपाल या लोकायुक्त विधेयक 2013 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ था, यानी यह एक्ट है 2013 का और लागू हुआ 16 जनवरी 2014 को। लोकपाल में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल या लोकयुक्त यह एक संस्था है। सरकारिया आयोग के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। यह 1983 में इसका गठन किया गया था। इसका संबंध केंद्र और राज्य के संबंध से है, यानी सरकारिया आयोग का गठन केंद्र और राज्य के संबंध के लिए किया गया था। केंद्र और राज्य से संबंध के आधार पर 3 आयोग गठित हुए थे। राजमन्नार आयोग, दूसरा है सरकारिया आयोग और तीसरा है पुंछी आयोग। सरकारिया आयोग के द्वारा अनुच्छेद 263, जिसे इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। आप याद रखेंगे, क्षेत्रीय परिषद का गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश पर की गई थी और इसका उल्लेख अनुच्छेद 263 में है। राज्यपाल के
कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होगा, यह सुझाव दिया गया था सरकारी आयोग के द्वारा। यह अपने राज्य यानी कि कोई भी राज्यपाल अपने राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति सीएम की सलाह पर करना अनिवार्य है। पुंछी आयोग क्या है? इसका गठन 2007 में हुआ था। इसका संबंध भी केंद्र राज्य के संबंध से है। प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम बार यह 1966 में मोरारजी देसाई की सरकार पर इसका गठन किया गया था। दूसरी बार 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। अब देखते हैं वरीयता क्रम। सबसे ऊपर यानी श्रेष्ठ है राष्ट्रपति। हमारे भारत में प्रथम नागरिक कहलाते हैं राष्ट्रपति। दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति, तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री, फिर है राज्य का राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति फिर होते हैं, उसके बाद से मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के बाद कैबिनेट मंत्री, फिर सीएम होते हैं, उसके बाद से पूर्व पीएम, विपक्ष नेता का सांसद। सर्वोच्च न्यायालय में अब नोट पॉइंट आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी 1989 में। किसी हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी केरल की। किसी हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी हिमाचल प्रदेश में। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश 3 हैं। पहली है जे हिमा कोहली, दूसरी है जे बेला यानी जस्टिस बेला त्रिवेदी, और तीसरी है जस्टिस बी नगरत्ना। यदि ये 2027 तक रहती हैं तो 2027 में भारत की फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश ये बन सकती हैं, यदि इनका कार्यकाल 2027 तक रहता है तो। अभी तक कभी भी कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट की। आगे देखते हैं प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में बनाया गया था प्रथम राजभाषा आयोग। पंचायती राज जो कि अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार पेशा एक्ट यानी पेशा अधिनियम के द्वारा 1966 में दिल्ली भूरिया समिति की सिफारिश पर आया था, याद रखेंगे आप। संविधान संशोधन विधेयक की शुरुआत किसी भी सदन से हो सकती है और इस पर संयुक्त बैठक नहीं होती है तथा राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। करंट अफेयर की क्लास अभी आपकी अपलोड हो जाएगी। धन्यवाद।